जोहार जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही है। राजनीतिक दलों के द्वारा उसकी तैयारियां चल रही है। वो चुनाव अभी भी बाकी है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, उसका दावेदार कौन होगा या पीएम मटेरियल कौन है, इसकी चर्चा शुरू हुई। यह चर्चा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की तरफ से शुरू की गई थी। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय बैठक में यह प्रस्ताव पारित हो गया था। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम मटेरियल है। उसके बाद केसी त्यागी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एनडीए की तरफ से जेडीयू का समर्थन प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको ही हमारा समर्थन है या वही हमारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो पीएम मटेरियल है। जब नीतीश कुमार जी से मीडिया वालों ने जो पूछा कि ये क्या चर्चा हो रही है, तो नीतीश कुमार ने इस चर्चा को बेवजह चर्चा बताई कि ये फालतू की चर्चा है, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बेवजह की चर्चा है तो जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव क्यों पारित किया? 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भी समय है, 2022 के विधानसभा के चुनाव पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में जेडीयू ने यह चर्चा क्यों शुरू कर दी? क्या जेडीयू एनडीए से बाहर निकालने का रास्ता खोज रहा है? क्या नीतीश कुमार एनडीए पर दबाव बना रहे हैं? क्योंकि अभी एक फिलहाल का एक रिपोर्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो घट गई है। 2020 के सर्वे के अनुसार 66% लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते थे, अब वो घटकर 2021 में 24% लोग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। यानी यहाँ 42% की गिरावट जो है वो मोदी जी की लोकप्रियता में आई है। और ऐसे में यह चर्चा शुरू कर देना एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है या नीतीश कुमार जेडीयू विपक्षी दलों को यह इशारा कर रहे हैं कि 2024 में अगर आप मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हो, क्योंकि मुझ में वो पीएम मटेरियल है, मैं पीएम पद का दावेदार हो सकता हूं, मैं पीएम बन सकता हूं, ये योग्यता, वो गुणवत्ता मेरे पास में है, मेरे अंदर है। क्या इस प्रकार का दबाव या इस प्रकार का इशारा वो विपक्षी दलों को करना चाहते हैं? तो और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस चर्चा के क्या मायने हैं? इन सभी मुद्दों पर, इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब है। मैं उनका एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। उनके साथ ही हमारे सहयोगी एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी हमारे साथ है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेश्राम साहब से जो अभी फिलहाल की जो गतिविधियां है, राजनीतिक जो हलचल हो रही है, उसको लेकर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि बिहार के सभी राजनीतिक दल, उसमें सत्ता में शामिल दल और विपक्षी दल, इन सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विषय था जातीय जनगणना का। हालांकि प्रधानमंत्री से कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आई। प्रधानमंत्री ने केवल ये कहा कि हम देखते हैं कि हमसे क्या बनता है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात की आप क्या मायने लगाते हैं? क्या किसी प्रदेश को अपने स्तर पर, अपने राज्य में इस प्रकार की जनगणना करने का कोई कानूनी अधिकार है? क्या ये जनगणना का जो कानून है, राष्ट्रीय जनगणना का जो कानून है, इससे अलग है? इसमें दो तीन बातें मेरी दृष्टि से दिखाई देती है जी। एक तो बिहार का अपोजिशन एंड रूलिंग, ये जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के नेता है, मंत्री है और अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, वो मिलकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को डेलीगेशन लेकर गए। पिछली बार नीतीश कुमार ने केवल बयान दिया था 2011 के दौरान और बयान देकर चुप हो गए थे। अब की बार बयान तक लिमिटेड नहीं है, तो रूलिंग पार्टी में जो ओबीसी है और बीजेपी के भी ओबीसी है और अपोजिशन के भी
विषय है, वो तमाम नेताओं को लेकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को डेलीगेशन लेकर गए और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उनके सामने उठाया। तो ये राजनीतिक गतिविधि है। इस राजनीतिक गतिविधि का संदर्भ ध्यान देना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने देश भर में ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हमने ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए, जो आज तक किसी भी मंत्रिमंडल में केंद्र के नहीं हुए। तो ये जो लगभग 89 मंत्री या 79 मंत्री है उनके, उसमें से 28 मंत्री ओबीसी के बनाए, इस बात का राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा ने प्रचार शुरू कर दिया और जन आशीर्वाद यात्रा उन मंत्रियों को लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी ओबीसी है, तो इनको ऐसे लगा कि जो बीजेपी रिजर्वेशन के विरोध में है और आज तक विरोध में रही है, उसने नीट के समर्थन में फैसला किया, 28 मिनिस्टर बनाया, तो ओबीसी के लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो सकता है, तो हमारी राजनीति पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नीतीश कुमार को लगता है और तेजस्वी यादव को लगता है। और कांग्रेस के लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने भी इसको काउंटर करने की स्ट्रेटेजी प्लान की और काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उछाला जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव का ऐसा कोई मकसद दिखाई नहीं दे रहा कि ये जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा कोई मकसद है। मकसद केवल ये है कि ओबीसी का जो वर्ग है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा संख्या में ना खिसक जाए, के समर्थन में ना खड़ा हो। उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उछाला है, ऐसा मुझे लगता है। इसके तहत ये हो रहा है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, ये इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ओबीसी के लोग बीजेपी की तरफ ना जाए, 5 राज्यों के चुनाव है उसमें भी ना जाए और 2024 के चुनाव में भी ना जाए, इसके लिए ये हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी अखिलेश यादव जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम सत्ता में जब आएंगे 2022 में तब अलग से जनगिनती करेंगे। नीतीश कुमार ने भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो हम राज्य में करेंगे। तो क्या राज्य सरकारों को इस प्रकार की गिनती करने का कोई संवैधानिक अधिकार है? क्या ये जनगणना के कानून से अलग बात होगी? नहीं, ये एक मुद्दा ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट का विषय है, भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट का विषय है जी, जनगणना जी, राज्य सरकार का विषय नहीं है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है और राज्य सरकार की लिस्ट में भी नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट का विषय है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है। और आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही जनगणना करने का काम किया, गिनती करने का काम किया जी। किसी राज्य सरकार ने ये अलग से नहीं किया है। मगर
राज्य सरकार अपना डाटा इकट्ठा करने के लिए ऐसा डाटा अपने प्लानिंग विभाग के तहत, बजट अर्थ मंत्रालय के तहत ये डाटा कलेक्ट करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। मिश्राम जी, उसी को लेकर मेरा सवाल है कि जैसे अभी महाराष्ट्र में पंचायत राज के चुनाव में जो बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, और उस समय एक बात चर्चा में आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में इंपेरिकल डाटा की जरूरत थी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस समय के रखा नहीं गया था। तो अभी एक डिमांड चल रही है कि इंपेरिकल डाटा होना चाहिए, और इंपेरिकल डाटा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने कमीशन के द्वारा या कोई इंडिपेंडेंट व्यवस्था बनाकर कर सकता है। तो बिहार हो या अलग अलग ऐसे 9 राज्यों ने अपने राज्य सरकारों के द्वारा जाति आधारित गिनती की रिजोल्यूशन असेंबली में पारित भी किए हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट अपने जो बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन है, ट्राइब कमीशन है, शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, तो इसके आधार पर वो इंपेरिकल डाटा अपने अपने स्टेट का जमा कर सकते हैं क्या? जमा करने के लिए देखो, राज्य सरकार के पास जो अधिकार है वो अपना बजट विधानसभा में पारित करते हैं जी, उसी के अंतर्गत डाटा कलेक्ट करने का अधिकार उनके पास है। बजट बनाने के लिए डाटा चाहिए, और वो डाटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10 साल का होता है। राज्य सरकार हर साल अपना डाटा अपडेट कर सकती है और उसको आधार बनाकर प्लान बना सकती है। इसके लिए उसके पास डाटा चाहिए, और ये डाटा कलेक्ट करने के लिए कानूनी रूप से उनको कोई अवरोध नहीं है। मगर जो संविधान में व्यवस्था है वो 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें जनगणना का विषय है, स्टेट लिस्ट में जनगणना का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जनगणना का जो विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं और राज्य सरकार भी कर सकती है, दोनों को कॉन्करेंट लिस्ट में अधिकार है। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरे जो जानकारी और ज्ञान है उसके आधार पर, कि राज्य को अपना बजट बनाने का जो संवैधानिक अधिकार है उसी के अंतर्गत वो अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, और उसी के आधार पर इंपेरिकल डाटा जो मांगा जा रहा है वो कलेक्ट करके दे सकते हैं। जी अभी विपक्षी सुप्रीम कोर्ट उस डाटा को सही माने गलत माने, सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर। जी, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था देगा सर। एक सवाल व्यवस्था देगा सर, एक सवाल बार बार आता है कि ये जनगणना जो है वो हर 10 साल के बाद आता है, और 10 साल का समय हाथ से निकल जाता है। तो केंद्र सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनने के बाद में भी केंद्र सरकार जनगणना करने से इनकार करती रही है। तो क्या इस जनगणना के मुद्दे को, खास तौर पर जाति आधारित गिनती को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए कोई ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, मगर ओबीसी के लोग जो जाति आधारित गिनती करना चाहते हैं वो अलग अलग पार्टियों में बिखरे हुए हैं, और उनका कोई नेशनल लेवल का इस मुद्दे पर कंसेंसस नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। और जो भारत का शासक वर्ग अंग्रेज जाने के बाद बना वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को ये लगता है कि आजाद भारत में अगर ये डाटा कलेक्ट किया गया तो आजाद भारत में बहुत ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को हुआ, ये डाटा सामने आएगा तो बवाल खड़ा होगा कि आजादी का सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को क्यों हुआ, और बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में ये सारा का सारा डाटा है। तो बैकवर्ड क्लासेस का आजाद भारत में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये सारी बातें इस डाटा में सामने आ सकती है, जिससे ऑथेंटिकेट और सबूत के आधार पर लोगों को यह बताया जा सकता है कि आजाद भारत में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ अन्याय हुआ।
इसलिए जो शासक वर्ग है ब्राह्मण, वो इसका बहुत ज्यादा विरोधी है। दूसरा, ब्राह्मण ओबीसी पर हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म थोपना चाहता है। जब गिनती अलग होगी तो इनका डाटा अलग हो जाएगा ओबीसी के नाम पर, तो इनकी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी हिंदू से। तो ब्राह्मण धर्म से ये लोग मुक्त हो सकते हैं, ब्राह्मण इनको गुलाम बनाए रखना चाहता है। तो ये भी बड़ी वजह है कि ब्राह्मणों का सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा है, कांग्रेस के दौरान भी और बीजेपी के दौरान भी। तो वो ये नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो बैकवर्ड है, मगर ये फैसला लेने का अधिकार आरएसएस ने उसको नहीं दिया है। आरएसएस पर्दे के पीछे फैसले कर रही है जी। पर्दे के पीछे आरएसएस सेंट्रल गवर्नमेंट को चला रही है। जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्टों में भी ये मामला बनाया जा सकता है। क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी पटना सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं दिया। जी। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार जो हायर स्टाटा है जाति व्यवस्था का, उसको रिप्रेजेंट करने वाले जजेस, वो भी उनके हितों को ध्यान में रखते हैं। मगर ओबीसी का अगर राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन खड़ा हो गया तो फिर जजेस को इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके फेवर में निर्णय हो जाएगा। तर्कसंगत परिस्थिति तो यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर देना चाहिए जी, क्योंकि ये न्याय से रिलेटेड मामला है, ये बजट से रिलेटेड मामला है। जैसे आपने ईवीएम को लेकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में आप बार बार गए, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में आपने गए और हाई कोर्ट से ये सारे तथ्य जमा करके आप सुप्रीम कोर्ट में गए, तो क्या भामसेर संगठन के द्वारा भी इसको लेकर कोई सड़क की जैसी लड़ाई लड़ी जा रही है? उस तरीके से कोई न्यायालयीन लड़ाई लड़ने की कोई सोच है? न्यायालयीन लड़ाई लड़ने के लिए डाटा कलेक्ट करने का काम, जो कानूनी डाटा होता है, वो काम हमने शुरू कर दिया है। मगर हमारी प्रथम प्राथमिकता इसके लिए आंदोलन करने की है जी। और आंदोलन के आधार पर इश्यू खड़ा किया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। जी जी बिल्कुल। इस मुद्दे पर भारत बंद करने का भी प्लान बनाया जा सकता है। जी जी। जनगणना जो है, जातीय जनगणना जो विषय चर्चा में है अभी फिलहाल, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग प्रकार से हम लोग बहस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा मुद्दा है कि नीतीश कुमार और बिहार में जो राजनीति चल रही है, विपक्षी दल सारे बिहार के एक साथ आए, उसमें सत्ताधारी दल आए, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मिश्रण साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने की डेवलपमेंट है, तो क्या इसमें लालू प्रसाद यादव का भी कोई रोल है, कोई भूमिका है इस प्रकार से अगर बिहार की राजनीति बदल रही है? नहीं, इसमें मौलिक बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 28 मंत्री का प्रचार कर रही है कि ओबीसी को हमने बनाया, नीट के बारे हमने फैसला किया। तो ओबीसी जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में और 2019 में चुनाव जीतवाने में मेजर रोल रहा है जी। तो ये वर्ग अगर स्लीप बैक नहीं होता है, बीजेपी के विरोध में नहीं जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार 2024 में आ सकती है। तो वो ना आए, इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोग इस मुद्दों को काउंटर करने के लिए ओबीसी की जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ओबीसी की जनगणना का समर्थन नहीं कर सकते। ये जो समर्थन नहीं कर सकते तो ये अपोजिशन आंदोलन करेगा तो ओबीसी के जो लोग हैं उनको ऐसा लगेगा अरे बीजेपी हमारे फेवर में नहीं है। तो ओबीसी के लोग 2024 के चुनाव में ओबीसी के विरोध में स्टैंड ले सकते हैं। इसके लिए ये माहौल गरमाया जा रहा है और हो सकता है 2024 तक ये मामला बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर ले। जी। अभी ये पीएम मटेरियल की बात हो रही है,
तो ये शब्द बार बार मीडिया के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वाकई सर ये पीएम मटेरियल क्या होता है? आम लोगों को अगर समझना है कि भाई ये पीएम मटेरियल की क्या एक क्वालिटी है। शब्द तो ऐसा आता है कुमार जी एक शब्द अंग्रेजी में आता है रॉ मटेरियल। जी अंग्रेजी में शब्द आता है ना एक रॉ जी मटेरियल। जी ईटा रोड़ा जो मतलब कंस्ट्रक्शन के काम में लगता है। दूसरा एक अंग्रेजी शब्द आता है वेस्ट मटेरियल। जी और एक नया अंग्रेजी का शब्द अभी अभी प्रचार में आ रहा है, वो पीएम मटेरियल। पहले ये ज्यादा प्रचलन में नहीं था। जी ये इसको आधार बनाकर प्रचार किया जा रहा है, या जेडीयू ने नेशनल लेवल पर अपने मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है। जी जी और ये नीतीश कुमार के उपस्थिति में पास किया है। तो वो सब्जेक्ट फालतू कैसे हो सकता है जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं? जी अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री है और वही पार्टी के नेता है, जी है? हाँ तो उनके उपस्थिति में चर्चा हुई और ये निर्णय हुआ, तो वो सब्जेक्ट फालतू कैसे हो सकता? एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार चुनाव बिहार में मिलकर लड़ते हैं। जी तो ये पहला विधानसभा का चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार के पार्टी के एमएलए कम चुनकर आए और बीजेपी के ज्यादा आए। जी तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि बीजेपी के ज्यादा आए, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। मगर बीजेपी ये सोचती थी कि यदि हम अपना मुख्यमंत्री बना ले तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आपस में मिलकर सरकार बना सकते हैं, अपनी सरकार बना लेंगे। तो बनी बनाई सरकार अपने हाथ से चली जाएगी। इसलिए कम संख्या वाले एमएलए होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री बनाया। मगर एमएलए ज्यादा है, मंत्री ज्यादा है, तो सरकार चलाने में अंदर ही अंदर दबाव महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार या जेडीयू के लोग। पहले जैसी खुली छूट नहीं है जी नीतीश कुमार को। कुमार जी दबाव में काम करना पड़ रहा है। तो ये रेजोल्यूशन दबाव से मुक्त करने के लिए, दबाव से मुक्त होने के लिए उठाया गया कदम हो सकता है। जी मेरा ये मानना है एक पहला ये कारण हो सकता है ऐसा रेजोल्यूशन पास करने का। दूसरा मकसद ये हो सकता है कि चुनाव के पहले वो ऑल अपोजिशन के लोगों को संकेत देना चाहते हैं कि यदि आप मुझे पीएम कैंडिडेट बनाते हो तो मैं ये छोड़ छाड़ करके वापस आता हूं। जी तो कांग्रेस को भी वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर मुझे प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना चाहते हो तो मैं ये छोड़ छाड़ के वापस आ सकता हूं। ये संकेत देने के लिए ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, ये ऐसा दूसरा मेरा मानना है। जी अन्यथा मेरा व्यक्तिगत ये ओपिनियन है, जहां तक पीएम मटेरियल शब्द का यूज है तो इसके बारे में अपोजिशन पार्टी के पास यदि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हट जाते हैं तो अपोजिशन के पास 3 कैंडिडेट हो जाएंगे पीएम मटेरियल के। एक ममता बनर्जी, दूसरा शरद पवार और तीसरा जो है नीतीश कुमार। मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि नीतीश कुमार में 2 प्लस पॉइंट है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और दूसरा है पवार साहब के तुलना में उम्र का कम होना। जी ये प्लस पॉइंट है।
और पवार साहब जो है ज्यादा सीनियर है, जी सर। ज्यादा अनुभवी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के बारे में उन्होंने अपने जीवन काल में लोहा मनवाया है, जी। और पीएम मटेरियल के कंपैरिजन में नीतीश कुमार के तुलना में उनके पास पीएम मटेरियल ज्यादा है। अभी बीच तो में सर नीतीश कुमार और शरद पवार ये दो ही मुख्य मटेरियल, पीएम मटेरियल के कैंडिडेट अपोजिशन के पास हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार बाहर आ जाए तो। मगर वो अभी अंदर बीजेपी एनडीए में है। जी। एनडीए में होने की वजह से एनडीए में नरेंद्र मोदी ही कैंडिडेट है, पीएम के घोषित कैंडिडेट। वैसे भी सर अभी बीजेपी अपनी मेजॉरिटी पर गवर्नमेंट बनाने में सफल हो चुकी है, तो क्या एनडीए की कोई प्रासंगिकता बनी है? अभी 300+ सीटें जब बीजेपी की अपनी खुद की है, तो एनडीए की कोई रिलेवेंसी है? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 66 से घटकर 24 तक नीचे खिसक गई है। जी। तो और परिस्थितियां, मान लो उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो आरएसएस शायद किसी और कैंडिडेट को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बना सकती है, या नरेंद्र मोदी खुद ही विड्रॉ हो सकता है 2024 के चुनाव के लिए। जी। मगर मेरा ऐसा मानना है कि पीएम मटेरियल में नीतीश कुमार के पास पवार साहब के तुलना में प्लस उम्र कम है, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, स्वच्छ छवि है, ईमानदार छवि है, केंद्र के राजनीति में भी उन्होंने काफी काम केंद्र किया से हुआ है। राजनीति का भी तजर्बा है। जी जी। पवार साहब के तुलना में 19 बैठते हैं। अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई होती है तो नरेंद्र मोदी थोड़ा भारी पड़ सकते हैं, मगर नरेंद्र मोदी वर्सेस शरद पवार की लड़ाई होती है तो शरद पवार भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि शरद पवार के पास पार्टी लाइन से बाहर उनके बहुत अच्छे संबंध रीजनल पार्टियों के साथ है, और रीजनल पार्टी के लोग उनको लगभग अपना नेता मान चुके हैं। सर अभी बीच में प्रशांत किशोर के माध्यम से और नरेंद्र और अपना नीतीश कुमार के संबंध में अभी ऐसा है नहीं। जी जी। जेडीयू के जो राष्ट्रीय नीतीश कुमार के पास भी पीएम मटेरियल है। मटेरियल शब्द का मतलब है योग्यता, जी। पीएम बनने की योग्यता। पीएम मटेरियल का मतलब पीएम बनने की योग्यता। जो संख्या की समस्या है नीतीश कुमार की, संख्या बल के हिसाब से पवार साहब भारी है, मगर वो जब बाहर आ जाएंगे एनडीए से तो ये संख्या बल का मामला हल हो सकता है। जी। अभी जेडीयू के जो व्यक्तिगत राय अगर मेरी लिया जाए तो मैं भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल का कैंडिडेट मानता हूं। हाँ है, उनके पास ईमानदारी है, छवि है, योग्यता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुभव भी। क्या ये 2019 में ही अगर ये बात सामने आ जाती, या नीतीश कुमार इस प्रकार का बयान देते, या विपक्षी दल इस प्रकार की सोच रखते और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देते, तो क्या वो पासा पलट सकता था 2019 के चुनाव में? ये गलती उन्होंने की, विपक्षी दलों ने, ऐसा भी समझ में आया। इस बात के लिए कांग्रेस के रजामंद हुए बगैर ये हो नहीं सकता। कांग्रेस का बीजेपी के साथ गुप्त समझौता था ईवीएम के मुद्दे पर कि 2 बार 2004-2009 में ईवीएम में घोटाला करके हमने चुनाव जीता, आप इसके विरोध में बोलो मत, आंदोलन करो मत, जनता को जगाओ मत। और इसके बदले में कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि हम 2 बार घोटाला करने में आपको मदद करेंगे, ईवीएम में घोटाला करके आप चुनाव जीतो। कांग्रेस ने मदद की, मेरे पास सारे सबूत है।
इसलिए कांग्रेस जब तक रजामंद नहीं होती, नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं बन सकते थे। जी। और नीतीश कुमार को कांग्रेस समर्थन नहीं करती दिल्ली में, तो पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो असली वजह ईवीएम थी और गुप्त समझौता बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में। सर 2022 के विधानसभा के रिजल्ट चुनाव आने के पहले आपको याद होगा पीएम कैंडिडेट के जो अपोजिशन लीडर थे राहुल गांधी, उन्होंने रिजल्ट आने के पहले नरेंद्र मोदी को बधाई दे दीजिए थी। जी 23 मई को। जी सर। याद है ना? 23 मई को शाम को 4 और 5 के दरमियान जी एक भी सीट बीजेपी ने जीती नहीं थी, केवल रुझान थे और राहुल गांधी ने बधाई दे दिया था। तो ये गुप्त समझौते का सबूत था। अभी 2022 के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। ऐसे में ही 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा के क्या मायने हैं? क्या ये चर्चा विधानसभा के चुनाव पर असर डालेगी? ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल है और 2024 का चुनाव फाइनल। अगर ये माना जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लोग चुनाव जीतेंगे उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या मान लो अपोजिशन पार्टी चुनाव जीतती है उत्तर प्रदेश में जी, तो दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार जाएगी जी। और संभवतः नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट आरएसएस बनाने से मना कर सकता है। दूसरी बात, बीजेपी के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में जी, मगर अपोजिशन पार्टी 4 हिस्सों में बटी है, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और भागीदारी मोर्चा। और 4 हिस्सों में बटा होने की वजह से विरोधी माहौल होने के बावजूद भी चुनाव बीजेपी जीत सकती है। और अभी तक समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रभावशाली पहल नहीं हुई है बीजेपी को काउंटर करने के लिए, जिसके लिए ध्रुवीकरण निर्माण करने के पॉलिसी पर जो समाजवादी को काम करना चाहिए वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विकल्प बनाने का, समाजवादी पार्टी विकल्प बन जाए, इसके लिए कोई रणनीति अभी तक समाजवादी पार्टी के द्वारा दिखाई नहीं दे रही है उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरेट को। जी, बिहार के नेता और समाजवादी पार्टी का यह सोच कि जनता ही बदलना चाहती है, तो जनता तो असंगठित होती है, संगठित करने का काम पार्टी को करना पड़ता है और पार्टी को इसके लिए रणनीति बनानी पड़ती है। ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से होता हुआ दिख नहीं रहा है। जी, उत्तर प्रदेश में भले ही विपक्ष जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है और ये एक ऐसे कहा जा सकता है कि उनके बटे रहने से ही वोट का विभाजन होगा। बीजेपी के तो वोट भी कुछ घटेंगे, उनके वोट भी खिसकेंगे। जिस प्रकार का माहौल अभी कोरोना के पीरियड में था, बीजेपी के तो वोट भी कम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बीजेपी को ही वोट देंगे। उनके पास जो 30-40% जो वोट था वो सारा का सारा बीजेपी को ही मिलेगा। अभी बीजेपी के पास विधानसभा में शायद 42% वोट थे जी, 41%। और अपोजिशन में विधानसभा में, ये आंकड़े आप देख लो जी सर, 42% वोट थे विधानसभा में। जी, तो 19.5% समाजवादी के पास है और 22.5% मायावती के पास है जी, 6.5% कांग्रेस के पास है जी, और बीजेपी के वोट घट सकते हैं जी। और पंचायत राज में घटे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए 15 मिनिस्टर ओबीसी के उत्तर प्रदेश से बनाए गए सेंट्रल में।
जी अभी राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और उसमें कुछ अपोजिशन की पार्टियां, छोटी पार्टियां बीजेपी वाली अपने साथ लेने वाले हैं। जी तो बीजेपी को इस बात का एहसास है कि उनका वोट परसेंटेज घटेगा, उनको रियलाइज है, जी मगर वो ये कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले कि उनके वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं घटनी चाहिए। 4-5% घट जाते हैं तो ठीक है, फिर भी 35-36 वोट उनको पड़े। और अपोजिशन पार्टी के लोग अगर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए तो वो 28-29-30 तक बढ़ जाए समाजवादी पार्टी, तो भी 5-7% वोट जो है बीजेपी के पास ज्यादा रह सकते हैं। जी सर, ये जो बिहार की जो अभी राजनीति समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों में विभाजन होगा और उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस नहीं रहेगी, सबसे बड़ी वजह बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी, सबसे बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी है। जी सर, और अगर ऐसा हुआ 5-6% वोट भी अगर मान लो खिसक गया तो 5-6% वोट इसी वजह से बीजेपी का बढ़ जाएगा। जी इनका कम हो जाएगा, उस अनुपात में उसका बढ़ जाएगा। जी अब इनका 19.26% है विधानसभा का, कुमार जी, और उनका 42% है। तो कितना बड़ा गैप भरपाई करनी है, आप समझ रहे हैं ना बात को? जी जी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत माइक्रो लेवल पर स्ट्रेटेजी और प्लान बनाकर काम करना होगा समाजवादी पार्टी को, तब ही वो चुनाव जीत सकते हैं। जी मिश्राम जी, मेरा सवाल ये है कि और सबसे ज्यादा समस्या, और एक बात बताता हूं, जी ये तो बिफोर इलेक्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में अब बात कर रहे हैं हम लोग। जी मान लो भारतीय जनता पार्टी को 50-60 सीटें कम पड़ जाए और 50-60 सीटें अगर बहुजन समाज पार्टी की चुनकर आती है जी तो बीजेपी मायावती को मुख्यमंत्री बना देगी, इसके बदले में सेंटर में मायावती का समर्थन लेंगे जी और समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखेंगे। जी समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है? वो पहले से है। मुलायम सिंह यादव काशीराम जी के पास गए थे और काशीराम जी ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को बनाएंगे प्रोपोगंडा किया तो ध्रुवीकरण हो गया था। ऐसी कोई शख्सियत, ऐसी कोई संगठना समाजवादी पार्टी के आज के तारीख में समर्थन में नहीं है जो स्टेट लेवल पर अनुसूचित जाति, जनजाति, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी को तमाम प्रकार का मैसेज दे दे। ऐसा अगर होता है तो सारी परिस्थिति बीजेपी के विरोध में चली जाएगी। मगर ये परिस्थिति, इसके लिए समाजवादी पार्टी के तरफ से कुछ तैयार होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो परिस्थिति कमजोर है, स्ट्रेटेजी में अभी कमजोरी है बीजेपी को परास्त करने के स्ट्रेटेजी में। जी मिश्राम जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला नहीं है। जी मायावती का और समाजवादी का नहीं और समाजवादी का गठबंधन होने वाला नहीं है। जी उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मायावती प्रधानमंत्री बनने से तो रही, तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेगी नहीं। जी तो समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, बहुजन समाज पार्टी में मायावती है। तो दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, इसलिए विधानसभा में गठबंधन होना नहीं है। ठीक है? तो ये जो परिस्थिति है, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टेट लेवल पर कोई ऐसा संगठन चाहिए जो इनके समर्थन का ऐलान करे, काम करे और घूम घूम कर अखिलेश
अखिलेश की पार्टी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाए, ऐलान करे, वो तो यादवों को मोबिलाइज करने का और ध्रुवीकरण करने का काम करेगा। नॉन यादव पिछड़ी वर्ग के जातियों को ये बात तो अपील करती नहीं है। इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है ऐसा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। सर जैसे अभी आपने कुमार समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। मैं उसी लाइन में एक सवाल ये कह रहा था कि सर जैसे आपने कहा है कि नॉन यादव जाति में कोई समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा बेस नहीं बन पा रहा है, सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिहार का या नीतीश कुमार का कोई प्रभाव रह पाएगा क्या, क्योंकि वो कुर्मी है? नीतीश कुमार अखबार में बयान दे रहे हैं और एक मीटिंग तक नहीं लगाया अभी तक जी। चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, बिहार नहीं, दोनों का किसी भी प्रकार का कोई इधर सिंगल मीटिंग भी नहीं है कि भाई हम भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा करके कोई मीटिंग लखनऊ में लगाई हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बीच में उत्तर प्रदेश से, बिहार से ही एक मल्लाह जाति के नेता को उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाने की कोशिश प्लान बनाकर की जा रही है। पूर्वांचल में उसके कार्यक्रम लगाने की भी बात चल रही थी। तो वो बीजेपी के राजनीति का हिस्सा है, वो बीजेपी के मंत्रिमंडल में है साहनी, ठीक है जी। तो उसको इसलिए इधर मतलब प्लान बनाकर लाया गया ताकि संजय निषाद पर दबाव डाला जा सके कि वो बीजेपी के साथ समझौता कर ले जी। अगर नहीं करता है तो हम साहनी को ले लेंगे जी। राजनीति खत्म कर देंगे जी। अभी जैसे आपने एक पोस्ट इलेक्शन के अलायंस के बारे में बात की कि अगर बीजेपी को कुछ सीटें कम पड़ सकती है तो वो बीएसपी का साथ ले सकते हैं, तो क्या ऐसा होने की संभावना है कि जिसमें एसपी बीएसपी का पोस्ट इलेक्शन के बाद अलायंस हो और कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो अपनी सरकार चला ले? ऐसी कोई संभावना आपको दिखाई देती है? मायावती बीजेपी को प्रेफर करेगी जी, समाजवादी के बनिस्बत जी। जो उत्तर प्रदेश की समाजी हालत है उस बात को ध्यान में रखते हुए पोस्ट इलेक्शन में मायावती बीजेपी के साथ ही जाएगी जी। क्या कारण है? उसके संकेत ये है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन ले रही है जी। बीजेपी के विरोध में बोलने के बजाय कांग्रेस और समाजवादी के विरोध में मायावती के बयान आ रहे हैं जी। तो संकेत तो यही मिल रहे हैं। मगर समाजवादी के तरफ से बिफोर इलेक्शन स्ट्रेटेजी और आफ्टर इलेक्शन स्ट्रेटेजी, दोनों स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए समाजवादी को जी। दोनों स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। ऐसा बिफोर इलेक्शन के बारे में भी हमें कोई बहुत गहरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आफ्टर इलेक्शन के बारे में भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है ऐसा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी, तो ये मुख्य विषय तो हमारा नीतीश कुमार पीएम मटेरियल और 2024 के उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है जी, ये जी, तो 2024 पर असर करेगा, तो सेमीफाइनल है जी जी। ये भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। 5 राज्यों का चुनाव है, वो 5 राज्यों के चुनाव का कोई मतलब नहीं, एक ही राज्य का मतलब यूपी का ही इंपॉर्टेंस है। 5 राज्यों का हो रहा है मगर इंपॉर्टेंट जो है उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश का 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, जिसमें मणिपुर है, गोवा है, गुजरात है, पंजाब है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो ऐसे 7 कुल मिलाकर 7 राज्यों के चुनाव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से है, विधानसभा की भी और लोकसभा की। तो ये सेमीफाइनल है जिस प्रकार से मेश्राम साहब ने कहा, और इस सेमीफाइनल का जो परिणाम है वो लोकसभा के चुनाव में यानी 2024 में जो होने होगा उसका परिणाम होगा। फिलहाल के लिए हम ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। मेश्राम साहब का आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने हमें समय दिया और
नीतीश कुमार या बिहार में जो राजनीति चल रही है वो ओबीसी को बीजेपी के तरफ, ओबीसी बीजेपी की तरफ ना झुके, इसके लिए उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया है। ये बात उन्होंने बहुत अहम कही है। आम साधारण लोगों को इन सभी बातों पर ध्यान नहीं जाता या वो इन बातों को नहीं समझ पाते। तो मेश्राम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा कुमार काले सर, मुख्य संपादक MNTV के, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया।